हामिद मीर साहब, दोनों मामलात ही अहम हैं और आपने चूंकि कई और वाकयात का भी जिक्र किया तो ये सवाल उठ रहा है कि जो रिटायरमेंट के बाद इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने खिलाफ वर्जियां की हैं वो सियासी तौर पर हो सकती हैं। आपकी राय में इस वक्त जो आपको नजर आ रही हैं चीजें? देखिए जुनैद साहब, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है जिसका सोर्स जो है वो न सिर्फ हुकूमत की अहम शख्सियात है बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी कुछ अहम शख्सियात हैं। मैं उसकी बुनियाद पे आपके साथ बात कर रहा हूँ कि सिर्फ पिछले 2-3 महीने के दौरान उनके बारे में ये शिकायत सामने आई थी, बल्कि इतला जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की अहम शख्सियात को ये इतला मिली थी कि वो हुकूमत के खिलाफ जो सियासी जोड़ तोड़ में है उसमें उनका बहुत अहम किरदार है और वो कुछ लोगों के साथ राब्ते करके और इस तरह का तासुर देते हैं कि जैसे वो कोई पावर ब्रोकर हैं या उनका किसी से राब्ता है और वो कुछ बहुत बड़ा कुछ सियासी वाकया होने वाला है तो उसमें उनका कोई किरदार है। देखिए, जो जनरल फैज हमीद साहब है ना, ये इमरान खान साहब के साथ भी डबल गेम कर रहे थे और अब ये पाकिस्तान की जो हमारी जो सियासी शराफिया है, खास तौर पे मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जनरल फैज हमीद के बारे में जो इंफॉर्मेशन हुकूमत और तहरीक इंसाफ की 5-6 अहम शख्सियात के पास है, अगर वो कौम के साथ शेयर कर ले तो पता चलेगा कि वो क्या कर रहे थे। देखिए ना, एक तरफ तो इमरान खान साहब ने बतौर वजीर आजम फैज हमीद साहब की जब ट्रांसफर हुई ISI से तो उन्होंने उस वक्त आर्मी चीफ के साथ इख्तलाफ किया कि आप इनको ट्रांसफर ना करें, लेकिन वही फैज हमीद साहब जो हैं वो इमरान खान के खिलाफ भी साजिश कर रहे थे और वो पीपल्स पार्टी वालों को ये कहते थे कि जी हम इससे तंग आए हुए हैं, हम इससे जान छुड़ाना चाहते हैं। और उसके बाद जब नवंबर 2022 में आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मसला आया और जनरल बाजवा साहब जो हैं वो एक और एक्सटेंशन लेना चाहते थे तो उस वक्त जनरल फैज हमीद साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब के करीब होने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने खुद आर्मी चीफ बनने की कोशिश की और शहबाज शरीफ साहब को ये यकीन दिलाया कि अगर आप मुझे आर्मी चीफ बनाएंगे तो उसके बाद कम से कम 15-20 साल तक आप वजीर आजम रहेंगे। अब शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो ये बातें जो है वो कौम को बता दें कि, लेकिन शायद वो उसमें थोड़ी सी उनके लिए प्रॉब्लम इसलिए होगी कि उनकी अपनी कैबिनेट के भी कुछ लोग जो हैं वो जनरल फैज हमीद के लिए लॉबिंग कर रहे थे और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ये समझ रही थी कि फैज हमीद साहब जो है ये तो हमारे आदमी है, जबकि फैज हमीद साहब जो है वो शहबाज शरीफ साहब को कह रहे थे कि मैं तो आपका आदमी हूँ। उसके बाद इन्होंने यहाँ तक कहा शहबाज शरीफ साहब को कि मैं आपको लिख कर देता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर कभी आर्मी चीफ नहीं बन सकते, बल्कि इन्होंने यहाँ तक कहा कि उनका नाम ही DHP से नहीं जाएगा। लेकिन इनकी सारी बातें गलत साबित हो गई और जनरल आसिम मुनीर जो है वो आर्मी चीफ बन गए। जब ये रिटायर हो गए 26 नवंबर 2022 को इन्होंने जब रिटायरमेंट ले ली, उसके बाद जो पहले 3-4 महीने थे उसमें तो ये जरा मुहतात रहे, लेकिन उसके बाद फिर ये दोबारा एक्टिव हो गए और खास तौर पे जो 9 मई का वाकया है, पिछले साल जो 9 मई का वाकया है, इसमें तहरीक इंसाफ के जो कुछ सेकंड टियर के और थर्ड टियर के जो रहनुमा थे उनके साथ उनका कांटेक्ट था और ये उनको इस तरीके से मैनेज कर रहे थे, उनके साथ मैसेजिंग इस तरह की करते थे कि जिस तरह ये कोई बहुत बड़ा जो है ना प्लान है इनके पास। और उसमें तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त बहुत से रहनुमा अभी तक जेलों में हैं और बड़ी मुश्किलात का और तकलीफों का शिकार है, उसमें इनका बड़ा किरदार है क्योंकि इन्होंने एक तरह से अपने जो मुफादात है, अपने जो जाती मुफादात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक इंसाफ को इस्तेमाल करने की कोशिश की। लेकिन अभी जब पिछले 3-4 महीने में तहरीक इंसाफ के 2-3 सीनियर रहनुमाओं के साथ इन्होंने राब्ता किया और कोशिश की कि इनकी कम्युनिकेशन अडयाला जेल में इमरान खान के साथ हो जाए, तो वो जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे वो जरा मोहतात थे और उन्होंने जब दूसरी साइड से चेक किया कि क्या हमें जनरल फैज की पे ट्रस्ट करना चाहिए तो ये कहा गया कि आप इनसे जरा मोहतात रहें। तो ये वो बैकग्राउंड है जिसमें इनकी जो रिटायरमेंट हुई है वो 26 नवंबर 2022 को हुई है और उसके बाद से लेके अभी 2024 का मिडल आ गया है और
कवानीन के मुताबिक इनको कम से कम 2 साल तक सियासत में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुदाखलत नहीं कर सकती थी, लेकिन ये उसमें मुदाखलत करते रहे और शायद जो इनको ढील दी गई थी उस ढील का इन्होंने अपनी तरफ से फायदा उठाया, लेकिन उसकी वजह से इनके लिए मुश्किलात पैदा हुई है, क्योंकि अब इनके बारे में और इनके खिलाफ बहुत से ऐसे सबूत सामने आ गए हैं, इनको मिल गए हैं सिक्योरिटी एजेंसीज को, जिनसे कि ये लगता है कि जनरल फैज साहब जो हैं उनके खिलाफ और भी मामलात में इंक्वायरी होगी। लेकिन इसमें मैं आपको दोबारा ये बता रहा हूँ कि ये बहुत, क्योंकि ये एक ISI के सरबराह रहे थे, ये बड़े मोहतात तरीके से क्लैंडस्टाइनली ये काम कर रहे थे। पता जो है ना, इन्होंने जो लूज गेम खेली है वो खेली है जब इन्होंने आर्मी चीफ बनने के लिए मुस्लिम लीग नून के अंदर लॉबिंग शुरू की, यहाँ तक कि इन्होंने नवाज शरीफ साहब को लंदन में कांटेक्ट किया और वहां पर भी एक बंदा भेज दिया अपना रिश्तेदार के जी आप नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करें। तो ये बातें जो हैं ये सिक्योरिटी एजेंसीज के इल्म में नहीं थी। ये तो आप आहिस्ता आहिस्ता जब दोबारा ये एक्टिव हुए हैं और पहले ये मुस्लिम लीग नून के साथ इन्होंने अपने ताल्लुकात बनाने की कोशिश की, नाकाम हो गए। फिर जब अभी थोड़े दिन पिछले 3-4 महीने से जब ये तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर अपनी इनरोड्स बना रहे थे और जो लीडरशिप तहरीक-ए-इंसाफ की जेल में नहीं है या जेल से रहा होकर आ गई है, उनके साथ इन्होंने राब्ते करने की कोशिश की, तो ये वहां से इनके लिए मुश्किलात पैदा हुई हैं और लगता यह है कि आने वाले दिनों में इनके खिलाफ बहुत से सबूत सामने आएंगे। आमद मीर साहब, दीगर मामलात भी क्या इंक्वायरी में आ सकते हैं? ऐसा मुमकिन है, या जो कहा गया है कि जो केस था और फिर रिटायरमेंट के बाद जो उनके कुछ इकदामात हैं उसके जरिए से खिलाफ वर्जी हुई, उसी पर यह मामला रहेगा, या आप भी कई चीजों का जिक्र कर रहे हैं और फिर फैजाबाद धरना का केस या उसके नीचे भी कुछ हो सकता है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के हवाले से? देखिए, फैजाबाद धर्रा केस का तो ताल्लुक जो है वो 2017 के वाकयात से है, लेकिन जो उसकी जजमेंट थी वो 2019 में आई थी। तो अब तो जजमेंट लिखने वाले साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, तो अब पता नहीं वो अपनी जजमेंट में अमल दरामद क्यों नहीं करवा सके, हालांकि उन्होंने कोशिश तो की थी। तो अब ये मामला तो अब काजी फाजीसा साहब जो है वो वही बता सकते हैं कि वो अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। लेकिन मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि जब वो जनरल फैज में DGISI थे तो वो तो छोड़ दें, उस जमाने में वो जो कुछ भी कर रहे थे, एक तरफ वो जनरल बाजवा साहब को कहते थे जी कि ये मैं आपके इंटरेस्ट में कर रहा हूँ, दूसरी तरफ इमरान खान साहब को कहते थे मैं आपके इंटरेस्ट में कर रहा हूँ, तीसरी तरफ वो पीपल्स पार्टी से राब्ता करते थे और पीपल्स पार्टी ही ने ये सारा भांडा फोड़ा था। उन्होंने फैज हमीद ने पीपल्स पार्टी को ये ऑफर की थी कि हम 2022 में अर्ली इलेक्शन करवाएंगे, नया आर्मी चीफ आ जाएगा और पहली टर्म आप इमरान खान को दे दें, दूसरी टर्म जो है वो फिर बिलावल साहब को मिलेगी। लेकिन उसमें शर्त यह थी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियां करेंगे, उसमें 18वीं तरमीम को भी वो रोल बैक करना चाह रहे थे। तो पीपल्स पार्टी ने फिर वो मुनासिब समझा कि PDM में शामिल होके तो एक तहरीक चलाई जाए इमरान खान के लिए। लेकिन जो जनरल फैज हमीद ने जो कोर कमांडर पेशावर के तौर पे जो काम किए, उसमें उनके पास मैंडेट सिर्फ ये था कि उन्होंने जो कालदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान थी उसके साथ मुज़ाकरात करने थे। लेकिन वो कोर कमांडर पेशावर के तौर पर भी वो न सिर्फ इमरान खान के साथ राब्ते में थे, बल्कि वो कुछ और भी सियासी शख्सियात के राब्ते में थे और उन्होंने बाकायदा जो सियासी जोड़ तोड़ था उसमें हिस्सा लिया। फिर जब वो रिटायर हो गए, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने जो 2023 के कुछ जो अहम वाकयात हैं उसमें वो बिहाइंड द सीन एक प्लेयर के तौर पे किरदार अदा कर रहे थे, एक ऐसा खुफिया किरदार जो कि मुख्तलिफ सियासी जमातों को और सियासतदानों को आपस में लड़ाकर अपना फायदा हासिल करना चाहता था। तो अब इसकी जो तफसीलात हैं वो तफसीलात तो उसी सूरत में सामने आएंगी कि अगर ये एक फैसला कर लिया जाए कि पाकिस्तान में आइन और कानून सबके लिए बराबर होगा और अगर सियासतदान जो है उन पर इल्जाम लगाया जाता है कि जी आपने करप्शन किया है, तो ये एक साबिक DGISI पर भी हाथ डाल दिया गया है, तो ये बड़ा एक मैं समझता हूँ खुशाइंद इकदाम है कि जनरल फैज हमीद पर ये को कस्टडी में लिया गया और उनको सजा देने की तरफ मामला बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे भी ज्यादा ये जो उन्होंने टॉप सिटी वाला मामला किया, इससे ज्यादा खतरनाक बात जो है वो ये है कि वो कुछ अहम सियासी और सहाफी शख्सियात के कत्ल की प्लानिंग में मुलव्वस थे। वो उन शख्सियात में एक शख्सियत ऐसी है जो इस वक्त हुकूमत के एक बहुत बड़े ओहदे में बैठी हुई है और इसके अलावा उन्होंने जो पिछले साल
एक जो 9 मई के जो वाकयात थे उसमें वो बगावत करवाने की कोशिशों में भी शामिल थे। तो ये अब सबूत जो है वो मेरा ख्याल है कि सिक्योरिटी एजेंसीज के पास मौजूद हैं। उनको देखना होगा कि उनको किस तरीके से सामने लाना है। उस तरीके से सामने नहीं लाना चाहिए जिस तरीके से 9 मई के वाकयात में कुछ सियासतदानों पर पाकिस्तान के 6-7 शहरों में एक ही मतन के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। तो अगर जनरल फैज हमीद साहब के साथ भी ऐसा ही कोई मुकदमा दर्ज किया गया तो उसका उनको बहुत फायदा होगा। इसलिए बेहतर है कि बहुत सोच समझ के उनके खिलाफ कार्रवाई। जी हामिद मीर साहब, कोई आपको इसमें कोई ऐसी किसी नुक्ते पर हैरत हुई हो? चूंकि 17 अप्रैल को ये कमेटी बनाई गई थी कि फौज ने निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक की दरखास्त पर यह कमेटी बनाई। अब इंक्वायरी चलती रही। 5 अगस्त तक ये खबरें आ रही थी कि उनके खिलाफ तो कोई मवाद ही नहीं मिल सका है और कोई नताइज जो सामने आए हैं उसमें कुछ पता नहीं चल सका है फैज हमीद के इकदामात से मुतालिक। और अब 12 अगस्त को उनको तहवील में ले लिया गया। तो क्या नई मालूमात भी हो सकता है सामने आई हो, आपको लगता है? और क्या और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं इस नौयत की? देखिए, मैं और गिरफ्तारियों के बारे में मैं फिलहाल कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ जनरल फैज हमीद साहब के बारे में है। क्योंकि 2022 में एक मेजर जनरल साहब जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने इनकी कोई 15-20 अरब रुपए की करप्शन के सबूत जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स के साथ दिए हैं। उसके बाद आपको याद होगा कि इनके बारे में नैब ने एक इंक्वायरी शुरू की थी, लेकिन फिर वो इनके खिलाफ इंक्वायरी बंद हो गई थी। असल बात सवाल वो है जो आपने किया है, और वो ये है कि जो टॉप सिटी का केस है ये 2017 का केस है और 7 साल गुजर गए और अब कार्रवाई क्यों हो रही है? मैं ये समझता हूँ कार्रवाई इसलिए हो रही है कि उस टॉप सिटी के मामले में सबूत जो है वो मौजूद हैं और इनको कस्टडी में लेना आसान था, लिहाजा इनको कस्टडी में ले लिया गया है। और जो ISPR की प्रेस रिलीज में जो एक और बात है दूसरे पैराग्राफ में कि रिटायरमेंट के बाद भी ये कुछ ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस रहे हैं जिसकी के तहकीकात हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है कस्टडी में लेने के बाद ये जो मामलात हैं, जो रिटायरमेंट के बाद के मामलात हैं, जो कि काफी संगीन है और तशवीशनाक है, मेरे ख्याल है उसकी भी तहकीकात होंगी। लेकिन मेरी इतला तो ये है कि तहकीकात क्या होनी है, उन्होंने जो कुछ भी किया है वो हुकूमत की जो टॉप की जो अहम शख्सियात हैं उन सब के इल्म में है। और ये कोई इधर सीक्रेट नहीं था इस्लामाबाद में। ये बातचीत पिछले 2-3 महीने से चल रही थी कि जनरल फैज हमीद साहब जो हैं वो सियासी जोड़ तोड़ में एक प्लेयर का किरदार अदा कर रहे हैं और हुकूमत को बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं बिहाइंड द सीन। तो उनके खिलाफ कुछ होने वाला है और वो हो गया। देखिए, मैं तो सिर्फ जो जनरल फैज हमीद के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है मैं सिर्फ उसी तक अपना कमेंट महदूद रखूंगा जी। कि मेरे ख्याल से ये कार्रवाई जो है ये इसलिए जरूरी थी कि जनरल फैज हमीद साहब जो हैं जब वो DG ISI थे तो उससे पहले वो DC भी थे, तो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज में अपनी इतनी इनरोड्स बना ली थी, इतने ताल्लुकात बना लिए थे कि वो जो 3-4 जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी लीडरशिप को अपनी बाकायदा अपने हाथों की उंगलियों पे नचाया करते थे। और इसीलिए फिर उन्होंने बाद में जब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ISI के ओहदे पे तब्दीली की तो जाहिर बात है वो फैज हमीद साहब को लाना चाह रहे थे, वो उनको ले आए। और फिर आप जो जनरल फैज हमीद साहब हैं उनके बारे में जो सबसे बड़ी एविडेंस है वो तो खुद इमरान खान साहब दे चुके हैं। उन्होंने अपनी हुकूमत खत्म होने के बाद कुछ कम से कम 3 इंटरव्यूज में इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये कहा कि जब बजट मंजूर करवाने के लिए मुझे अपने MNA के वोट की जरूरत पड़ती थी तो मैं ISI से कहता था कि आप जो है वो ये वोट मेरे पूरे करके दें। तो उस वक्त DG ISI कौन थे? वो जनरल फैज हमीद थे। तो ये तो एक तरह से इमरान खान साहब जो हैं वो खुद ही एक गवाही दे चुके हैं कि फैज हमीद साहब जो हैं वो इस तरीके से सियासत में मुदाखलत करते थे। लेकिन जाहिर बात है जब चीफ एग्जीक्यूटिव उसको कहेगा DG ISI को तो वो मुदाखलत तो करेगा ना। तो लेकिन ये जो अभी कार्रवाई हो रही है इस कार्रवाई के हवाले से जो ISPR की प्रेस रिलीज है वो बड़ी अहम है कि एक तो उन्होंने जो बताया है कि कस्टडी में उनको लिया है टॉप सिटी के मामले में, लेकिन बाद में वो कह रहे हैं कि और भी रिटायरमेंट के बाद भी कुछ मामलात हैं उस पर भी उनके खिलाफ तहकीकात हो रही हैं। तो ये बिल्कुल एक अच्छा मैसेज है कि जो फौजी अफसरान हैं न सिर्फ ये कि जब वो ड्यूरिंग दी सर्विस अगर वो इस तरह की करप्शन करेंगे, करप्शन के मामलात में मुलव्वस होंगे तो उनको टॉलरेट नहीं किया जाएगा, बल्कि रिटायरमेंट के बाद अगर वो
2 साल मुकम्मल होने से पहले पहले ही सियासत में मुदाखलत करेंगे तो उस सूरत में भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो ये दरअसल उन तमाम आला फौजी अफसरान के लिए भी पैगाम है जो कि पिछले 2 साल में रिटायर हुए और अपने 2 साल की मुद्दत पूरी होने के बाद वो उन्होंने इंतजार नहीं किया और पहले ही जो है सियासत में मुदाखलत शुरू कर दिया। तो ये उनके लिए भी पैगाम है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो ये एक दुरुस्त सिमत में एक कदम नजर आता है कि फौज की तरफ से कोशिश की जा रही है कि ये पाकिस्तानी अवाम को पैगाम दिया जाए कि भाई कार्रवाई जो है वो सिर्फ सियासतदानों के खिलाफ नहीं होती, हम कभी कभी अपनों के खिलाफ भी कार्रवाई कर लेते हैं। मीर साहब, यही सवाल आपसे, सियासी तौर पे असरात इसके क्या हो सकते हैं? क्योंकि मिलिट्री की तहवील में लिया जाना इस बात की दलील है कि एविडेंट सबूत उनके खिलाफ मौजूद थे जिसके बाद उन्हें तहवील में लिया गया। क्या असरात देखते हैं आप सियासी? देखिए, जहां तक ये सवाल है कि इसके सियासत पे क्या असरात मुरतब होंगे, तो मैं आपको बड़े यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जनरल फैज हमीद साहब जो हैं उनके फौजी तहवील में लिए जाने के बाद यकीनन अब उनके जो राब्ते हैं मुख्तलिफ सियासी लोगों से वो कट जाएंगे। तो इसका जो सबसे ज्यादा फायदा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अहम क़यादत है, जैसे कि उनके बानी चेयरमैन इमरान खान साहब हैं, वाइस चेयरमैन है शाहबूब कुरैशी साहब और कुछ लोग हैं, ये सारे तो जेल में हैं। तो जिसने भी कोई लाइन लेनी होती है, कोई पूछना होता है जी हमने क्या करना है, उनको जाके जेल में उनसे मिलना पड़ता है खान साहब से, और वहां पे बड़ी मुश्किल होती है कि खुल के कोई बात पूछें ना पूछें, कैसे पूछें, वो क्या जवाब दें। तो अब तो रुकावटें भी बड़ी हैं और मुलाकात भी बड़ी मुश्किल से होती है। तो इसमें जो ये सारी जो एक सूरत हाल थी तहरीक इंसाफ के अंदर कि एक प्रॉपर गाइडिंग फोर्स नहीं थी, उसका बहुत फायदा उठा रहे थे जनरल फैज साहब। और वो 1 या 2 नहीं बल्कि 3-4 जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनको तासुर ये देते थे कि बस मेरा तुम्हीं के साथ रब्ता है और आपको ये करना चाहिए। और जाहिर बात है जो तहरीक इंसाफ के जो जिन रहनुमाओं से उनका रब्ता था वो अब अडयाला जेल में जाके इमरान खान साहब को खुल के बता नहीं सकते कि जी हमारा जनरल फैज से रब्ता है, क्योंकि उनको पता है वहां पे कैमरे लगे हुए हैं, बुकिंग हो रही है। तो अब पिछले दिनों इनकी एक मीटिंग हुई थी तहरीक इंसाफ वालों की, उसमें ये वो यानी कि अनऑफिशियल मीटिंग थी, उसमें 5-6 सीनियर लोग थे, उन्होंने ये डिस्कस किया कि अब हम क्या करें। ये जनरल फैज जो है जिसने हमारी नाक में दम किया हुआ कि ये करो वो करो, यहाँ तक कि जनरल फैज साहब कुछ सर्विंग फौजी अफसरान के नाम देते थे कि इनका नाम लेके तो इनको आप इन पर तनकीद करें। तो फिर उसने ये तय किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 5-6 रहनुमा थे कि हम जनरल फैज साहब को इग्नोर करते हैं, उनसे राब्ते अपने खत्म कर देते हैं। लेकिन तंग वो आए हुए थे और अब अगर वो कस्टडी में चले गए हैं तो उसका सबसे ज्यादा फायदा जो है वो तहरीक इंसाफ को होगा। लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तानी फौज के लिए, कि अगर वो एक साबिक डीजी ISI के खिलाफ इस तरह से एक्शन लेने जा रही है तो अगर ये एक्शन जो है ये वाकई अपने मंतकी इंजाम को पहुंचता है तो इससे फौज के बारे में बहुत से सवालात किए जाते हैं, वो सवालात जो है वो खत्म हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। हामिद मीर साहब बात कर रहे थे।